हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो यह हमारा जो यूजीसी नेट वाला कोर्स चल रहा है, ठीक है। यूजीसी नेट और जेआरएफ, उसके अलावा जो अन्य पीजीटी एग्ज़ाम है, जो साइकोलॉजी का पोर्शन आता है, आज उसका हमारा रहेगा पार्ट 3, ठीक है। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अगला सिद्धांत। हमारा गेस्टाल्ट थ्योरी है वो तो हो चुकी है परसेप्शन की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सेकंड थ्योरी है वो हम करेंगे, जो कि हेब का फिजियोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, टू द स्टडी ऑफ परसेप्शन, ठीक है। ये दोस्तों हेब का है, ठीक है। इसके प्रतिपादक है वो हेब है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इसके सिद्धांत की मुख्य मान्यता या इसका आधार क्या है, ठीक है। तो इसके आधार में हेब ने एक दो शब्दों का यूज किया है, ठीक है, जो कि प्रत्यक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहला है तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग, ठीक है। और एक इन्होंने इसको बताया न्यूरोदेहिक प्रक्रम। क्या बताया? न्यूरोदेहिक प्रक्रम, ठीक है। अच्छा, यह इसको न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो है वो बताया, ठीक है। अच्छा, न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ। न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। अच्छा, अब इसके आधार की बात करें तो जो हेब है ना, वो कहते हैं कि, मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है। हेब क्या बोलते हैं? हेब ये बोलते हैं कि जो तंत्रिका आवेग है, तंत्रिका आवेग एवं न्यूरोदेहिक प्रक्रम, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है तंत्रिका आवेग और न्यूरोदेहिक प्रक्रम? कि हम जानते हैं कि परसेप्शन के लिए स्टिमुलस का होना अनिवार्य होता है, उद्दीपक का, ठीक है। तो जब कोई उद्दीपक है वो व्यक्ति के सेंस ऑर्गन को प्रभावित करता है, यानी मतलब ज्ञानेन्द्रिय या जो संवेदी अंग है, ठीक है। तो जब कोई उद्दीपक, इसका आधार क्या है, देखो आधार लिख रहे हैं हम, जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के सेंस ऑर्गन यानी संवेदी अंग या संवेदी अंगों को प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित। तो क्या होगा? तो जो संवेदी अंग जिससे प्रभावित होंगे तो क्या होगा कि हमारे जो तंत्रिका आवेग है वो अपनी मस्तिष्क है ना, ब्रेन है, उसके एक विशिष्ट क्षेत्र तक वो पहुंचेंगे, ठीक है। और जब वो पहुंच जाएंगे तभी हमें परसेप्शन होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई उद्दीपक या स्टिमुलस व्यक्ति के सेंस ऑर्गन को प्रभावित करता है तो उससे तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं। तो उससे तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उत्पन्न होते हैं, जो कि जो मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचता है, ठीक है। एक ब्रेन फील्ड होता है या ब्रेन में एक निश्चित क्षेत्र होता है, वहां पे वो तंत्रिका आवेग पहुंचते हैं, ठीक है, में पहुंचता है, ठीक है। अच्छा, और इसके फलस्वरूप हमें क्या होता है? परसेप्शन होता है, ठीक है, प्रत्यक्षण होता है। अच्छा, तो इन्होंने जो संवेदी अंगों की और जो तंत्रिका आवेग की बात की है कि संवेदी अंगों से जो सूचना है वो हमारे मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र में पहुंचती है, जिसके कारण हमें परसेप्शन होता है। इसलिए इन्होंने ये जो न्यूरोदेहिक प्रक्रम यानी न्यूरोफिजियोलॉजिकल जो मैकेनिज्म है, इस शब्द का यूज किया। अच्छा, अब दूसरी बात क्या आती है
हमने गेस्टाल्ट में पढ़ा था कि गेस्टाल्टवादी है वो प्रत्यक्षण को जन्मजात मतलब जन्मजात पर ज्यादा बल देते हैं कि ये जन्मजात है, अर्जित पर इतना ध्यान नहीं देते। पर जो हेब है, हेब ये बताते हैं कि इन्होंने एक अच्छा, हेब ने 1949 में, ठीक है, प्रयोगों के आधार पर बताया कि जो प्रत्यक्षण होते हैं, मतलब प्रत्यक्षण है, प्रत्यक्षण का जो प्रत्यक्षण के जो अधिकतर अंश हैं, अधिकतर अंश ये क्या होते हैं, ये जन्मजात न होकर क्या होते हैं, अर्जित। क्या बताया कि ये जन्मजात न होकर क्या होते हैं, अर्जित होते हैं। और इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने अनुबंधन जैसा एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है, जो कंडीशनिंग होता है, कंडीशनिंग, ठीक है, यानी अनुबंधन। कब की बात है, 1949, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल अप्रोच में सबसे पहली बात आती है कि इसके प्रतिपादक कौन है, हेब है, ठीक है। और इसमें तंत्रिका आवेग और न्यूरोदेग प्रक्रम, ठीक है, यानी न्यूरल इंपल्स और जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। ये क्या होता है, न्यूरोदेग प्रक्रम क्या होता है कि जब कोई उद्दीपक व्यक्ति के जो सेंस ऑर्गन है उसको प्रभावित करेगा तो उससे ना न्यूरल इंपल्स यानी तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं, और वो हमारे मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र होता है, विशेष क्षेत्र, वहां पे जाते हैं, जिससे हमें उस उद्दीपक का क्या हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ठीक है। और 1949 में इन्होंने प्रयोगों के आधार पर ये देखा कि जो परसेप्शन के जो मैक्सिमम अंश होते हैं, जो इसके अधिकतर अंश यानी इसके भाग होते हैं परसेप्शन के, वो जन्मजात नहीं होते, वो जन्मजात नहीं होकर क्या होते हैं, अर्जित होते हैं, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक कंडीशनिंग जैसा या अनुबंधन जैसा एक क्या नया नियम बनाया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें क्या आता है, तो हमने एक बात तो कर ली कि गेस्टाल्टवादियों से इन्होंने भिन्न बताया कि गेस्टाल्टवादियों ने जन्मजात बताया था प्रत्यक्षण को, मतलब प्रत्यक्षण जन्मजात उद्दीपकों पर ज्यादा निर्भर करता है, और ये अर्जित की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा गेस्टाल्टवादियों से भिन्न एक मत और दिया है, जो एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं लेसले नाम के, कहते हैं, मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ, लेसले, ठीक है। अच्छा, लेसले का एक मतलब नियम आता है, उसको बोलते हैं संबंधन शक्ति नियम, ठीक है, संबंधन शक्ति नियम, ठीक है, किसका, ये लेसले का, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियली, ठीक है, पोटेंशियलिटी लिख दो जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, तो लेसले ने है ना, सॉरी, जो गेस्टाल्टवादियों से जो अलग मत निकाला लेसले ने, इनका एक नियम है संबंधन शक्ति नियम, ठीक है। तो इसका विरोध करते हुए, ठीक है, जो लेसले का संबंधन शक्ति का नियम है, इसका विरोध करते हुए जो हेब है, हेब ने कहा कि जो हमारा प्रत्यक्षण होता है वो मतलब मस्तिष्क की एक विशिष्ट कोशिका नहीं होती, ठीक है, यानी सेल की बात कर रहा है ये, कि वो हमारे मस्तिष्क की एक कोशिका नहीं होती, बल्कि कई सारी जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो एक साथ उत्तेजित होती हैं, ठीक है, और उत्तेजित होकर रिस्पॉन्स उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेसले का जो संबंधन शक्ति का नियम है, ठीक है, इसका विरोध करते हुए हेब ने क्या बताया कि जो प्रत्यक्षण होता है वो क्या है कि कोई मस्तिष्क में एक विशिष्ट कोशिका से नहीं होता, एक विशिष्ट कोशिका से नहीं होता, ठीक है, बल्कि क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है, कोशिकाएं मिलकर, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर, ठीक है, और या फिर हम कह सकते हैं उत्तेजित होकर, मिलकर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, एक साथ कई सारी कोशिकाएं हैं वो उत्तेजित होती हैं, ठीक है, और उत्तेजित होकर वो क्या करती है, अनुक्रिया उत्पन्न करती है या रिस्पॉन्स पैदा करती है, ठीक है, अनुक्रिया उत्पन्न करती है, ठीक है। तो ये बात होगी। अच्छा, इसके अलावा
जो गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्टवादियों का एक और आता है जो प्रिमिटिव यूनिटी करके एक दावा आता है इनका, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल एकता, ठीक है। तो उसके विपरीत है ना एक जो मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम था वॉन सेंडन करके है, ठीक है, वॉन सेंडन। और इनके साथ एक और आते हैं, वॉन सेंडन के साथ आते हैं रीसेन, कौन आते हैं, रीसेन, ठीक है। अच्छा, तो वॉन सेंडन और रीसेन इनका प्रयोग आता है 1949 और 1947, ठीक है। अच्छा, तो वॉन सेंडन और रीसेन का 1949 में इन्होंने प्रयोग किया कि जो मोतियाबिंद जो आंखों के ऑपरेशन होते हैं ना, मोतियाबिंद के, जो मोतियाबिंद रोग है आंख का, मोतियाबिंद के ऑपरेशनों और जो वन मानुष थे उन पर किए गए अध्ययनों से उन्होंने बताया कि बिना प्रशिक्षण मतलब बिना ट्रेनिंग के पूर्ण और स्पष्ट प्रत्यक्षण है वो संभव नहीं है। यानी इन्होंने क्या किया, मोतियाबिंद के जो लोग थे उनको अंधेरे कमरे में मतलब खड़ा करके और कुछ दीपकों के बारे में पूछा, ठीक है। तो और कुछ वन मानुष थे उनको भी प्रयोग किया था। उसके आधार पर इन्होंने बताया कि मतलब परसेप्शन के लिए ना, मेन बात यही निकाली इन्होंने कि परसेप्शन के लिए ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। क्या जरूरी है, यदि ट्रेनिंग नहीं होगी ना, प्रशिक्षण नहीं होगा, ठीक है, प्रशिक्षण नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, प्रोटेक्शन उनका अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उसमें कुछ विकार हो सकते हैं प्रोटेक्शन में, या पूर्ण प्रोटेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमने बात कर ली जो लेस्ले का विरोध है हेब ने किया और गेस्टाल्टवादियों के विपक्ष में जो भी बात हुई, ठीक है, वो हमने बात कर ली। अच्छा, अब एक इसमें जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एक ड्यूल ट्रेस मैकेनिज्म का। क्या आता है, ड्यूल ट्रेस मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, इसको बोलते हैं द्वैध चिन्ह प्रक्रम, ठीक है, द्वैध चिन्ह प्रक्रम। तो परसेप्शन के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है, ठीक है। तो हमने बात की ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के लिए क्या जरूरी है, लर्निंग, ठीक है। तो एक तो लर्निंग आवश्यक है यानी सीखना, तो प्रशिक्षण के लिए एक तो सीखना हो गया, और एक जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, पूर्व अनुभव, पूर्व अनुभव ये क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, यानी पास्ट एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो प्रशिक्षण के लिए सीखना और पूर्व अनुभव ये क्या है, अनिवार्य है। अब देखो, अब हमारा जो जैसे मस्तिष्क है, तो मस्तिष्क में कुछ मतलब थोड़े टाइम के लिए जो हम कह सकते हैं कि जो कंपन होते हैं या गूंजने वाले जो कंपन होते हैं या दौरे होते हैं, वो क्या है कि हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के बीच तब तक संबंध बनाए रखते हैं जब तक कि उनमें एक मतलब एसोसिएशन या हम कह सकते हैं परमानेंट एसोसिएशन यानी स्थायी साहचर्य स्थापित ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये एक तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, हम बात करते हैं, और ये एक दूसरी तंत्रिका कोशिका, इस पर जो डेंड्राइन होते हैं, ठीक है, सिनेप्स भाग, और ये होता है यहाँ पे जैसे माइलिन शीथ भी होती है, ठीक है। ये बायोलॉजी का पोर्शन है, थोड़ा हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में, ठीक है। तो इन तंत्रिका कोशिकाओं में जो तंत्रिका आवेग है वो कोई भी सूचना है वो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में जो भी कंपन होते हैं, मतलब जो रिवर ब्रेटिंग सर्किट्स बोल सकते हैं हम उनको, गुंजायमान कंपन है या फिर जो दौरे, तो उस तरह के जो कंपन होते हैं हमारी तंत्रिका कोशिकाओं, वो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में जब तक संबंध बनाए रखते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में जब तक उनके बीच में एक स्थायी साहचर्य नहीं बन जाता, यानी स्थायी साहचर्य की बात करते हैं, ये परमानेंट एसोसिएशन, ठीक है, परमानेंट एसोसिएशन, ठीक है।
अच्छा, इसका मतलब जैसे सिनेप्स भाग और एक्सोन भाग होता है, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं कोई कोशिका, हमने मान ली जैसे कोई सेल ए है, ठीक है, कोशिका ए है, इसका मान लो एक्सोन भाग है, ठीक है, एक्सोन भाग, और एक जैसे सेल बी है, ठीक है, सेल बी है, इसका जैसे सिनेप्स भाग है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, ठीक है। अब जब ये उत्तेजित करता है तो वहां पे कुछ परिवर्तन होता है हमारे मस्तिष्क क्षेत्र में, वो जैसे मतलब उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं मेटाबॉलिक को चयापचयी चयापचयी परिवर्तन, ठीक है, चयापचयी परिवर्तन, या आप इसको इंग्लिश में लिख दो मेटाबॉलिक चेंजेस, ठीक है। अच्छा, तो जो सेल ए और सेल बी, मतलब सेल ए का एक्सोन सिरा सेल बी को जब उत्तेजित करता है तो क्या होता है, मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि ये मेटाबॉलिक चेंजेस होने के कारण क्या होगा कि जो सेल ए है उस सेल ए में सेल बी को उत्तेजित करने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, यानी ये पहले इसको उत्तेजित करेगा, इससे आएंगे मेटाबॉलिक चेंजेस, जिससे क्या होगा बी में है ना, वो सेल ए में चेंज करने की जो उत्तेजित करने की क्षमता है ना, वो क्या होगी, बी की बढ़ जाएगी, ठीक है। यही बात करते हैं। अब इसके बाद ये जो ड्यूल ट्रेस मैकेनिज्म है, इसके बाद आता है सेल असेंबली, क्या आता है, सेल असेंबली, ठीक है। सेल असेंबली, ठीक है। अच्छा, सेल असेंबली में क्या चीजें आती हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका संग्रहण, क्या बोलते हैं, कोशिका, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या है, जैसे हम सेल असेंबली की परिभाषा देखते हैं कि जो हमारे न्यूरॉन है या फिर जो हमारे तंत्रिका कोश है, ठीक है, तो न्यूरॉन या फिर हम तंत्रिका कोशों की बात करते हैं, ठीक है, तंत्रिका, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है या फिर जो तंत्रिका कोश है, उनका एक समूह है, आपस में मतलब संगठित होता है, उसको बोलते हैं जैसे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशों का समूह है, ठीक है। ये मतलब फंक्शनली, यानी हिंदी में बोल सकते हैं कार्यात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, संगठित होते हैं, ठीक है। तो जो सेल असेंबली की बात करते हैं हम, तो इसमें जो न्यूरॉन और जो या फिर तंत्रिका कोश है, उनका जो समूह है वो कार्यात्मक रूप से क्या होता है, संगठित होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो संगठन हुआ है, ठीक है, किसका, न्यूरॉन्स का, ये न्यूरॉन्स का जो संगठन है ना, वो क्या कहलाता है, सेल असेंबली कहलाता है, क्या कहलाता है, सेल असेंबली। तो हम बात कर मतलब इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो सेल असेंबली है, क्या है, सेल असेंबली, वो क्या है, सेल असेंबली, ये हमारा जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन, इसकी क्या है, हम कह सकते हैं कि इकाई है या मौलिक इकाई है, क्या बोल सकते हैं, बेसिक यूनिट, क्या है, बेसिक यूनिट है, ठीक है। तो जो न्यूरॉन या तंत्रिका कोश है, उनका समूह कार्यात्मक रूप से जब संगठित होता है तो इस संगठन को क्या बोलते हैं, सेल असेंबली बोलते हैं। और ये जो सेल असेंबली है वो प्रत्यक्षण की क्या है, परसेप्शन की बेसिक यूनिट या मौलिक इकाई है, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्रत्यक्षण का दैहिक आधार है, फिजियोलॉजिकल बेस है, ठीक है, या फिर इसकी जगह फिजियोलॉजिकल बेस भी यूज कर सकते हो, फिजियोलॉजिकल बेस, ठीक है, दैहिक आधार। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण दूं क्या आपको एक, जैसे उदाहरण लो, एक व्यक्ति है, ठीक है, वो किसी जैसे दरवाजे को देखता है, तो दरवाजे को देखता है तो जो छोटा कोशिका संग्रहण बनेगा हमारे जो ब्रेन में है,
तंत्रिका आवेगों के माध्यम से हमारे ब्रेन के विशिष्ट क्षेत्र में वो तंत्रिका आवेग पहुंचेंगे ताकि हमें प्रोटेक्शन हो उसका दरवाजे का। ठीक है, तो उससे पहले क्या बनेगी, एक सेल असेंबली बनेगी। तो जो छोटा कोशिका संग्रहण बनेगा, ठीक है, वो किसके लिए बनेगा, दरवाजे के लिए। अब जैसे ये तो हमने दरवाजा देखा, तो छोटा मतलब छोटी सेल असेंबली बनी। यदि हमें पूरे मकान को देखना हो तो, या पूरी किसी बिल्डिंग को देखना हो तो जब हमें पूरे मकान या कोई बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में ज्यादा न्यूरॉन है ना, वो उत्तेजित होने लगते हैं और एक बड़ा सेल असेंबली या बड़ी सेल असेंबली है वो बनती है। ठीक है, तो वो उद्दीपक पर निर्भर करता है कि उद्दीपक छोटा है या बड़ा है। उसके आधार पर यदि छोटा है तो सेल असेंबली छोटी होगी, और यदि बड़ा है उद्दीपक तो सेल असेंबली क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे इसमें। तो अब तक हम इसमें पढ़ चुके हैं, एक तो इसका जो मुख्य आधार है वो पढ़ लिया। उसके अलावा हमने ये बात कर ली कि इसमें मतलब न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात कर ली। अच्छा, हमने ये भी बात कर ली कि गेस्टाल्टवादी है वो परसेप्शन को जन्मजात मतलब होने पर ज्यादा बल देते हैं और ये अर्जित कर देते हैं। फिर हमने जैसे लेसले और जो वॉन सॉन्डन है और जो रिशन है उनके प्रयोगों की बात कर ली, या उनका विरोध है जो उनकी बात कर ली। फिर हमने ड्यूल ट्रेस मैकेनिज्म जो द्वैत चिन्ह प्रक्रम का था वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, तो उसमें हमने बात की सेल ए और सेल बी की भी। सेल ए का एक जोन है वो उसको उत्तेजित करेगा, तो फिर उसमें क्या होंगे, मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे। ठीक है, ये बात कर ली। अच्छा, फिर हमने सेल असेंबली की बात कर ली। अब हमें नेक्स्ट बात करते हैं इस फिजियोलॉजिकल अप्रोच में जो आता है, तो इसको बोलते हैं फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस, या हिंदी में बोलते हैं इसको अवस्था क्रम। क्या बोलते हैं, अवस्था क्रम। ठीक है, अच्छा, अवस्था क्रम क्या होता है, तो अवस्था क्रम है ना वो जो संग्रहण क्रियाएं होती है यानी सेल्स की, ठीक है, उसका एक हम कह सकते हैं कि नॉन परमानेंट संगठन है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं अस्थायी रूप से संगठित क्रम होता है। मतलब ये स्थायी नहीं होता। क्या नहीं होता, स्थायी नहीं होता, ये मतलब चेंज होता रहता है। और ये जो मतलब हमारी जो चिंतन की प्रक्रिया होती है ना, उसमें एक फ्लो के समान होता है। ठीक है, मतलब जैसे पानी का प्रवाह होता है ना नदी में, क्या शब्द यूज करें, सरिता का प्रवाह। ठीक है, उस फ्लो की तरह होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो हम कह सकते हैं कि अवस्था क्रम संग्रहण है वो क्रियाओं का एक क्या है, अस्थायी रूप से संगठित क्रम होता है। और ये क्या होता है, चिंतन जो सरिता में प्रवाह के समान होता है। इसमें चिंतन सरिता यानी हमारी चिंतन को इसने एक नदी के रूप में लिया है। ठीक है, अच्छा, और ये बात हेब ने बोली है। ठीक है, किसने बोली है, हेब ने, और ये 1959 में बोली थी, ये याद रखना आप। ठीक है, 1959 में। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं इसकी। तो जिस तरह किसी वस्तु के मतलब कई पहलू आपस में तंत्रिकीय रूप से मिलकर या संबंध होकर आपस में जो सेल असेंबली बनाते हैं, ठीक है, उसी तरह जो सेल असेंबली है वो तंत्रिकीय रूप से आपस में मिलकर क्या बनाती है, अवस्था क्रम बनाती है। हमने क्या बात की, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कि जिस तरह कोई उद्दीपक है उसके विभिन्न पहलू है वो आपस में तंत्रिकीय रूप में संबंध होकर सेल असेंबली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मैंने बात की थी, क्या बनाते हैं, सेल असेंबली। और अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कई सेल असेंबली है, मतलब बहुत सारी सेल असेंबली की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारी सेल असेंबली आपस में तंत्रिकीय रूप से मिलकर क्या बनाएगी, फेज सीक्वेंस बनाएगी। क्या बनाएगी, फेज सीक्वेंस यानी अवस्था क्रम बनाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमें एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जो हेब का प्रयोग है उसमें ये है। तो हम यहाँ पे एक आंख मान लेते हैं। ठीक है, ये आंख, हम ये मानते हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, और ये क्या है, सी पॉइंट है, और ये हम इसका दृष्टि क्षेत्र ले लेते हैं जो शुरू वाला है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि ये अवस्था क्रम का ही उदाहरण है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका।
अच्छा, कि जब व्यक्ति त्रिभुज के बिंदु ए को देखेगा, ठीक है, तो उ, उसकी आंख है वो बिंदु ए पर क्या होगी, केंद्रित होगी। जब मतलब हम फेज की बात करते हैं, थोड़ा मिटवा देता हूं। अब देखो, जैसे व्यक्ति ने क्या देखा, व्यक्ति ने देखा जैसे बिंदु ए, बिंदु ए, तो जब व्यक्ति ने त्रिभुज के बिंदु ए को देखा तो क्या हो गया, उसकी आंख क्या होगी, बिंदु ए पर केंद्रित, यानी आंख केंद्रित, ठीक है, किस पर हुई, ए पर, ठीक है, ए को देखा तो ए पर केंद्रित हुई। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे उसमें जैसे एक सेल असेंबली बनेंगे जिसको हम मान लेते हैं वो स्मॉल ए है, क्या है, स्मॉल ए, क्या ये सेल असेंबली, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम बाकी बिंदुओं को भी देखते हैं, ठीक है, तो जब ए को देखेंगे तो मेन अपना जो ध्यान होगा वो तो इस ए पर ही होगा, और उसके अलावा बी और सी भी तो हमें दिखेंगे। तो हेब क्या बोलते हैं कि जब हमें ए को देखते हैं तो हमारी आंख है वो बिंदु ए पर केंद्रित होती है और उससे सेल असेंबली स्मॉल ए बन जाती है। इसके साथ ही आंख में क्या होगा कि एक असंगत नेत्र गति होगी, मतलब इनकम्प्लीटेबल आई मूवमेंट बोलते हैं उसको। उसके कारण आंख है वो त्रिभुज के कोने बी और सी की तरफ भी मुड़ेगी। एक जगह तो ज्यादा देर तक केंद्रित नहीं रख सकता ना, तो उसका ध्यान किस तरफ जाएगा, कभी वो बी दिखेगा, कभी क्या दिखेगा, सी। तो जब बी और सी की तरफ ध्यान जाएगा, ठीक है, तो बी और सी के जाएगा तो यहाँ पे स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये दोनों सेल असेंबली बनेगी, ठीक है, ये उत्पन्न होगी, ठीक है, ये जो कोशिका संग्रहण है ये बी और सी भी उत्पन्न होगा। तो ये प्रक्रिया कैसे चली, जैसे सबसे पहले क्या आया, ए आया, ठीक है, अच्छा, ए के बाद बी आया, फिर क्या आया, सी आया। अब मानो दोबारा अपना ध्यान किस पे गया, बी पर गया या सी पर गया, फिर जैसे ए पर वापस केंद्रित हो गया, फिर बी पर हो गया, फिर वापस ए, तो ये क्रम चलता रहता है, ठीक है, ये क्रम क्या है, सेल असेंबली का चलता रहता है, ठीक है, यही मतलब इसका उदाहरण है। अच्छा, अब क्या होगा कि हमने जो इन तीनों बिंदुओं की बात की, इससे तीन असेंबली मतलब सेल असेंबली बन गई, ठीक है। तो इन तीनों कोशिका संग्रहणों के बीच में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं अंतर सहायता की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, अंतर सहायता प्रक्रिया, ठीक है, या इसको जैसे एक शब्द और यूज होता है वो है सिनेप्टिक कनेक्शन बोलते हैं इसको, संधि स्थलीय, संधि स्थलीय, ठीक है, संधि स्थलीय संबंध, यानी सिनेप्टिक कनेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या होगा, मतलब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इससे है ना एक नया हेब ने इसको नाम दिया, स्मॉल टी से दर्शाया इसको, ठीक है, और इसको नाम दिया सुपर ऑर्डिनेट सुपर सिस्टम, यानी एक नया श्रेष्ठ तंत्र, ठीक है, विकसित होता है जो कि पूरे त्रिभुज के होल परसेप्शन को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, त्रिभुज के संपूर्ण प्रत्यक्षण को, यानी होल परसेप्शन को, संपूर्ण प्रत्यक्षण को दर्शाता है, ठीक है। कौन दर्शाता है, टी, इसको बोलते हैं सुपर ऑर्डिनेट सुपर सिस्टम, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम थोड़ी तुलना देख लेते हैं, किससे, गेस्टाल्ट से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि गेस्टाल्ट उपागम या गेस्टाल्ट अप्रोच की तुलना में श्रेष्ठ, ठीक है, श्रेष्ठता, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखते हैं कि ये देख लेते हैं कि गेस्टाल्ट उपागम की तुलना में ये कैसे श्रेष्ठ है, ठीक है। तो अच्छा, गेस्टाल्टवादियों ने जो बल दिया उसके विपरीत हेब ने क्या किया कि
हेब ने इस उपागम में इस बात पर ज्यादा बल दिया कि व्यक्ति क्या प्रत्यक्षण कर रहा है। हेब ने क्या बोला, मतलब इस बात पर बल दिया, ये श्रेष्ठ इसलिए है कि व्यक्ति है वो क्या प्रत्यक्षण कर रहा है, व्यक्ति मतलब किस चीज को परसेप्शन कर रहा है वो। अच्छा, और इस प्रकार से श्रेष्ठ हो सकता है। जो गेस्टाल्टवादी थे, क्या उन्होंने पूर्व अनुभव और सीखने पर बल दिया था? नहीं दिया था। उन्होंने सीखने की तो उपेक्षा रखी थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेब ने एक तो सीखने और दूसरा पूर्व अनुभव, इस पर ज्यादा बल दिया। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंसेस और लर्निंग। ठीक है, अच्छा, अब हम अगली बात करते हैं इसकी जो लिमिटेशन है, ठीक है, या इसके दोष हैं। तो हेब की आलोचना, हेब के सिद्धांत की आलोचना, आलोचना में क्या क्या आएगा? आलोचना में जैसे एक तो हम कह सकते हैं कि सिद्धांत में अस्पष्टता है। अस्पष्टता का मतलब हो गया कि हेबिग ने जो हमें मान्यताएं बताई है कि ये मतलब दैहिक है। ठीक है, तो इन्होंने मतलब फिजियोलॉजिकल बताया, दैहिक बताया है कि दैहिक है, तो इसके ना प्रूफ नहीं मिले। क्या नहीं मिले? प्रूफ। ठीक है, मतलब ये सिद्ध नहीं है उसका, और जो प्रूफ मिले भी है वो इसको अच्छी तरह से डिफाइन नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जैसे एक होल पार्ट कंफ्यूजन है। होल पार्ट है कंफ्यूजन, इसका मतलब क्या हुआ कि एब ने हमें पता है कि जो सुपर ऑर्डिनेट सुपर सिस्टम टी के बारे में बताया। ठीक है, तो जो टी को एक नया श्रेष्ठ तंत्र माना है एब ने। ठीक है, लेकिन उसकी व्याख्या से हमें यह लगता है कि टी वास्तव में है वो वस्तुओं के अंशों के प्रत्यक्षण का योग है। मतलब जो सेल असेंबली हुई थी, सेल असेंबली के आधार पर जब हमने त्रिभुज की वो की थी, आंख से देखा था, तो हमने केंद्र बिंदु ए को माना, फिर भी हमें बी और सी भी दिखा था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो उद्दीपकों के अंश हैं, तो बी के अंश हैं या सी के हैं, तो उसके आधार पर जो सेल असेंबली हुई थी उसके आधार पर हमने उन्होंने टी को बताया था। ठीक है, तो ये बताया कि जो टी बना हुआ है वो जो अन्य उद्दीपक है उनके अंशों का योग है। ठीक है, अच्छा, अब दैहिक एक बताया जाता है, कुछ मनोवैज्ञानिक है वो कहते हैं कि दैहिक आधार की कमी है। कमी कैसे है? तो उन्होंने जो सेल असेंबली बताई है, क्या बताई है, यानी कोशिका संग्रहण। कोशिका संग्रहण, तो कोशिका संग्रहण, और एक इन्होंने जो बात की थी फेज सीक्वेंस की। ठीक है, यानी कोशिका संग्रहण और जो अवस्था क्रम है उसका मतलब है स्पष्ट दैहिक आधार है ना, वो अपने ह्यूमन कॉर्टेक्स में नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? ह्यूमन कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं मानव बलकुट भी बोल देते हैं, बलकल भी, ये हिंदी के नाम है। ठीक है, तो ये ह्यूमन कॉर्टेक्स, ये इंग्लिश वाला याद रखना। ठीक है, तो इसमें नहीं मिलते, किसके? सेल असेंबली के और फेज सीक्वेंस के सबूत नहीं मिलते इनको। ठीक है, मतलब स्पष्ट नहीं है ये। तो फिर भी है जो मतलब हेब का जो फिजियोलॉजिकल जो अप्रोच है, ये मतलब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना की, फिर भी मतलब ये आज भी जो परसेप्शन के शोध होते हैं उसमें क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, मतलब आज भी इस अप्रोच का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमारा फिजियोलॉजिकल अप्रोच है वो कंप्लीट हो चुका है।